गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्रीवियस एपिसोड तक हमने जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है या मैं कह दूं अभिक्रिया की कोटि है या अणु संकेता है, उन दोनों टॉपिक को हमने कंप्लीट रूप से डेफिनेशन और कैसे हम किसी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करते हैं और कैसे अभिक्रिया की अणु संकेता को ज्ञात किया जाता है, उस चीज को हम प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज जो है हम शुरुआत के अंदर ले रहे हैं अभिक्रिया की कोटि और अणु संकेता के अंदर दोनों में डिफरेंस क्या है। हालांकि अगर आई थिंक मैं आशा करता हूं कि आपने प्रीवियस जो वीडियो पढ़े हैं उनसे आपको क्लियर हो गया होगा कि अभिक्रिया की कोटि और अणु संकेता में मेनली क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखें हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अभिक्रिया की कोटि व अणु संकेता में अंतर के इस टॉपिक के साथ। पहली बात करें अभिक्रिया के कोटि के रिस्पेक्ट में बात करूं तो यह अभिकारक के उन अणुओं की संख्या, परमाणुओं या आयनों की संख्या है जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता है। यानी अभिकारक जो होते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, अभिकारक में से उन अभिकारक के अणुओं को ही काउंट करना है जिनकी सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो। जिनकी सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है वो अभिक्रिया की कोटि के अंदर काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो अभिकारक के उन अणुओं की मैं अगर मोटी मोटी बात करूं तो अभिकारक के उन अणुओं की संख्या ही हमें काउंट करनी है जिनकी सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन होता हो। ठीक है, दूसरी साइड की बात करें अणु संख्याता का मतलब है यह अभिकारक के उन अणुओं, परमाणुओं, आयनों की वास्तविक संख्या है। यानी एक्चुअल में कितने मॉलिक्यूल है या कितने एटम्स है या कितने आयन्स है जो किसी अभिक्रिया के अंदर भाग ले रहे हैं। यानी इसके अंदर तो सारे भाग लेने वाले अणुओं को काउंट करना है और उसके अंदर अगर मैं कोटि की बात करूं तो इस सभी जो अणु भाग ले रहे हैं वो तो इसमें काउंट हो जाएंगे, लेकिन इनमें से वो अणु जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता है वो किसके अंदर काउंट होंगे? अभिक्रिया की कोटि के अंदर काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि के अंदर अभिकारक के उन अणुओं की संख्या जिनकी अभिक्रिया के दौरान सांद्रता में परिवर्तन होता है और ये वास्तविक परमाणुओं, अणुओं या आयनों की संख्या कितनी है उसको क्या बोलेंगे? अणु संख्याता। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड की बात करें तो सेकंड है कि यह एक प्रैक्टिकली मान है। इंपॉर्टेंट बात हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके थे कि अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण हम डायरेक्ट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कुछ प्रैक्टिकली बातें नहीं हो। ठीक है, जब तक अभिक्रिया के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता तब तक हम क्या है अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण नहीं कर सकते। इसलिए एक प्रैक्टिकली मान है और यह क्या है? एक सैद्धांतिक मान है। सैद्धांतिक मान का मतलब है अभिक्रिया को देखते ही हमें पता चल जाएगा कि अभिक्रिया की अणु संख्याता है वो कितनी है। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करें तो अभिक्रिया की कोटि जो है वो शून्य भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। मैं एक नाम और लिख दूं, भिन्नात्मक भी हो सकती है। ठीक है, तो अपनी अगर मैं बड़ी बड़ी बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं अभिक्रिया की कोटि कुछ भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है और फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ सकती है, यानी भिन्नात्मक भी आ सकती है। लेकिन अगर अणु संख्याता की बात की जाएगी तो अणु संख्याता जो है वो केवल एक धनात्मक संख्या ही होगी, हमेशा एक पॉजिटिव ही होगी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, दूसरी अणु संख्याता के रिस्पेक्ट में एक बात और बता दें, जैसे अभिक्रिया ली हमने H2 प्लस में I2 से बन रहा है 2HI। मान लो एक सरल अभिक्रिया है या एक सिंपल अभिक्रिया है। अगर सिंपल अभिक्रिया है तो इस अभिक्रिया की अणु संख्याता की बात करें हम, अणु संख्याता की, तो अणु संख्याता इस अभिक्रिया की कितनी है? 2 मिलेगी, क्योंकि एक सिंपल रूप से संतुलित अभिक्रिया है H2 प्लस में I2 से 2HI है, तो उसके अंदर एक मॉलिक्यूल तो किसका भाग ले रहा है? H2 का भाग ले रहा है, एक किसका ले रहा है? I2 का भाग ले रहा है, तो अणु संख्याता कितनी हुई? 2। अगर मैं इसी अभिक्रिया को जो एक सिंपल रूप से कहने का मतलब संतुलित है, इसी अभिक्रिया को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं, 2H2 प्लस में 2I2 से आगे 4HI बन जाए, तो अगर मैं अणु संख्याता की बात करूं तो अणु संख्याता कितनी रहेगी? 2 ही रहेगी। अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दे और आपको पूछ क्या रहा है? अणु संख्याता पूछ रहा है, तो ध्यान दें हमें यह देखना है कि यह अभिक्रिया कहीं और कहने का मतलब संतुलित हो रही है क्या? एक सिंपल इंटीजर वैल्यू के अंदर आ सकती है क्या?
ये देखो 2 से और कट रही थी अभिक्रिया, ये 2 से कटेगी तब ऊपर वाली अभिक्रिया आ जाएगी। ऊपर वाली आते ही आप काउंट करके अणुओं की संख्या को लिख सकते हैं। हो सकता है वो कुछ इस फॉर्मेट में भी दे दें, हाफ H2 प्लस में हाफ I2 मिलके क्या बना ले, HI बना ले, लेकिन इसकी भी अणु संख्या कितनी होगी, 2 होगी। इसका मतलब है एक सिंपल रूप से जो संतुलित अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को कितने से ही गुणा कर दें आप, कितने से ही भाग दे दें, अभिक्रिया की अणु संख्या पर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आशा करता हूं कि अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्या दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि भी किस टाइप से आपको अभिक्रिया की कोटि है वो फाइंड आउट करनी है, या कैसे कैसे जो पॉइंट्स है जो अणु संख्या और अभिक्रिया की कोटि के अंदर बीच में डिफरेंस पैदा कर रहे हैं। ठीक है, और अणु संख्या के अंदर दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको यह बता दी कि किसी भी अभिक्रिया को कितनी ही वैल्यू से गुणा कर दें या भाग दे दें, उसकी अणु संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? अब दोनों के लिए अगर मैं कॉमन बात करूं तो जो अणु संख्या और कोटि जो होती है उसका मान है वो वेरी हाई, यानी बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हम आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर एक कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे, एक टक्कर सिद्धांत पढ़ेंगे। उस टक्कर सिद्धांत के अनुसार ये चीज थोड़ी सी प्रूव करेंगे हम कि अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्या का मान है वो हाई नहीं हो सकता या ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखें अभिक्रिया कोटि और अणु संख्या के ऊपर ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होते हैं, कंपटीशन एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनके अंदर किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और आपको उनको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट, अणु संख्या और अभिक्रिया की कोटि के ऊपर कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि हमें कई बार पता नहीं चलता कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, अणु संख्या क्या होगी। उन्हीं चीजों को लेकर हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखें आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक अभिक्रिया है A+2B से उत्पाद बन रहा है। ठीक है, A+2B से उत्पाद बन रहा है, तो इसके लिए हमें अभिक्रिया कोटि बतानी है। और हमने अभी बताया अंतर के अंदर कि अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो एक प्रैक्टिकली मान है। ठीक है, और प्रैक्टिकली मान है तो इस अभिक्रिया के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, अगर आप कोई मेंशन नहीं किया मैंने, तो A+2B से उत्पाद बन रहा है तो इस अभिक्रिया के लिए हमें कोटि ज्ञात करनी है। तो अगर मैं ये संख्या गिन लूं 2 और 1 3, तो ये तो एक तरह से अणु संख्या होगी, लेकिन हमें क्या ज्ञात करनी है, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है। तो हमें जब तक किसी अभिक्रिया के बारे में कुछ भी पता नहीं हो कि यह अभिक्रिया प्राइमरी है या एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है, या उसके कुछ स्टेप नहीं दिए हो या उसकी कोई वेग समीकरण नहीं दी हो, तब तक हम किसी अभिक्रिया के बारे में, अभिक्रिया कोटि के बारे में उस अभिक्रिया के लिए कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा नॉट प्रेडिक्टेबल। इसका मतलब है हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपको रीजन बता दिया कि अभिक्रिया के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है कि अभिक्रिया किस टाइप की रिएक्शन है। अगर कुछ मेंशन करके लिखा होता है हाँ, तो हम 1 सेकंड के अंदर इसका उत्तर बता सकते थे कि अभिक्रिया की कोटि 2 होगी, 0 होगी, ये होगी। ठीक है, तो पहले का उत्तर क्या होगा, नॉट प्रेडिक्टेबल, यानी ज्ञात नहीं कर सकते जब तक कुछ पता नहीं है इस अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, क्लियर है पहला क्वेश्चन। दूसरा देखें, वही सेम A+2B से उत्पाद, अब की बार ब्रैकेट में लिखा है, मैंने अभिक्रिया को मेंशन किया है कि अभिक्रिया एक सरल अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया एक प्राथमिक अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। और एलिमेंट्री रिएक्शन हो तो प्राथमिक अभिक्रिया के अंदर आपको टोटल मॉलिक्यूल काउंट करने होते हैं। 2 तो B के हैं और 1 किसका है, A का। टोटल कितने, 3। आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी क्या पूछा मैंने, अभिक्रिया की कोटि पूछी है, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी आ जाएगी, 3। इसके अंदर 3 हो गई। सेम क्वेश्चन ऊपर वाला था, लेकिन ऊपर वाले में ये मेंशन नहीं था कि अभिक्रिया किस टाइप की है, लेकिन यहां हमने मेंशन कर दिया कि अभिक्रिया कौन सी है, एक प्राथमिक अभिक्रिया है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। दूसरा क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन है वही सेम रिएक्शन A+2B से उत्पाद, आगे लिखा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अभिक्रिया क्या है, एक जटिल अभिक्रिया है। और जटिल अभिक्रिया हो तो आपने प्रीवियस एपिसोडों में पढ़ा कि जटिल अभिक्रिया अगर हमें दी है तो हमें उसके स्टेप पता होना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर हमें स्टेप मिलने चाहिए, और स्टेप मिलेगा तो उन स्टेप में से कौन सा स्टेप हमें चुनना है वो भी आपको बता चुका हूं कि उन 3 या 2 या 1 जो भी स्टेप मिल रहे हैं किसी अभिक्रिया के अंदर, उन स्टेप में से सबसे स्लो जो स्टेप होता है वो अभिक्रिया का वेग निर्धारित करने वाला पद होता है। ठीक है, तो यहां कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए क्या पूछा गया, अभिक्रिया कोटि। लेकिन फिर वही बात कि इस अभिक्रिया के लिए हमें स्टेप नहीं दिए गए, स्टेप नहीं दिए गए तो आंसर वही हो जाएगा नॉट प्रेडिक्टेबल, हम ज्ञात नहीं कर सकते।
अगर मुझे यहां इसके स्टेप बना के देता तो मैं स्लो स्टेप को देखकर अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कर देता, लेकिन तीसरे क्वेश्चन के अंदर कॉम्प्लेक्स तो लिख दिया, लेकिन आगे कोई अभिक्रिया के अंदर किसी भी प्रकार के स्टेप है वो हमें नहीं दिए गए, इसलिए हम इस चीज को नहीं लिख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, A+2B से उत्पाद बन रहा है, इस अभिक्रिया की वेग समीकरण आपको बना के दी जा रही है। देखो आप कुछ तीसरे टाइप में चौथे क्वेश्चन के अंदर कि अब की बार ये अभिक्रिया जैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे, अब क्यों? क्योंकि हमें तो कुछ बना बनाया है, वो एक तरह से मटेरियल बन गया, मिल गया। अब हमें वेग समीकरण दी गई है, और वेग समीकरण दी जाए तो आपको बताया अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालते हैं कि वेग समीकरण के अंदर जो अभिकारक के पद है उन अभिकारकों को के जो पदों के ऊपर जो घातें लगी हैं उन घातों का क्या कर दें, योग कर दें। ये अभिकारक के पद हैं, इसके ऊपर 2 लगाए, इसके ऊपर कितना लगा है 1, कुछ नहीं लगा, इसका मतलब 1, 2 और 1 को जोड़ दें कितना हो जाएगा 3। अब देखें कोई ये सोच रहा होगा कि A के ऊपर 2 लगाया, जबकि इसके आगे रस समीकरण मिति गुणांक A के आगे तो 1 ही है, जबकि B के ऊपर ये जो वेग समीकरण में 1 लगाया, जबकि B के आगे क्या है 2 लिखा है। तो इस स्टोक्योमेट्री का कोई रोल नहीं है अगर वेग समीकरण आपको बना के दे रहा है, तो आपको वेग समीकरण पर फोकस करना है, न कि इस अभिक्रिया पर फोकस करना है अभी, ठीक है। तो वेग समीकरण है तो A की पावर 2 B की पावर 1 दोनों पावर को जोड़ते क्या आ जाएगी अभिक्रिया की कोटि, उत्तर कितना आ जाएगा अभिक्रिया की कोटि का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, A+2B से उत्पाद के लिए अणु संख्यता क्या होगी। देखिए ऊपर वाले चारों क्वेश्चन में आपको क्या पूछी है, अभिक्रिया की कोटि पूछी है। अगर अणु संख्यता पूछता तो मैं देखें पांचों क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इन्हीं क्वेश्चनों को अणु संख्यता के संदर्भ में बताऊंगा, लेकिन एक बार पांचों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A+2B से उत्पाद के लिए हमें पूछा क्या गया है, अणु संख्यता पूछा गया है। और अणु संख्यता में हमने पढ़ा है, एक बार जनरल पढ़ा है कि अभिकारक के टोटल अणु कितने भाग ले रहे हैं वही हमारा उत्तर होना चाहिए, ठीक है। यहां देखें ये क्वेश्चन एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। देखें अगर आप ये मानते हैं कि ये अभिक्रिया प्राइमरी है, मानते हैं कि अभिक्रिया प्राथमिक है, तो प्राथमिक अभिक्रिया में B के कितने 2 मोल, A के कितने 1, टोटल कितने 3, उत्तर 3 नहीं है कहीं भी, यहां 2 है, यहां 0 है, यहां 1.5 है और यहां 2.5 है। अब देखें अभी जो आपको अंतर करवाया है अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता में, तो अणु संख्यता में सबसे लास्ट पॉइंट आपको एक ये बताया था कि जो अणु संख्यता होती है वो कभी शून्य नहीं हो सकती, वो कभी भिन्नात्मक नहीं हो सकती, वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, केवल वो धनात्मक वैल्यू होगी, ठीक है। तो धनात्मक वैल्यू, तो देखें ऑप्शन काटने आने चाहिए ऐसे क्वेश्चन में 2.5, यानी भिन्नात्मक नहीं हो सकती अणु संख्यता, क्लियर है कि ये ऑप्शन नहीं होगा, गलत। यहां भी देखो 1.5 लिखा है, अणु संख्यता भिन्नात्मक नहीं हो सकती है, अभिक्रिया की कोटि जरूर भिन्नात्मक हो सकती है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अणु संख्यता पूछी गई है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन भी, ये जो बी ऑप्शन है वो भी कट गया, क्योंकि यहां क्या लिखा है अणु संख्यता 0, और किसी भी अभिक्रिया की अणु संख्यता 0 नहीं हो सकती। 0 का मतलब है किसी अभिक्रिया में कोई मॉलिक्यूल भाग ही नहीं ले रहा है, इसका मतलब तो 0 नहीं हो सकती, भिन्नात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो ऑप्शन में एक बचा है केवल क्या 2 पॉजिटिव, यानी अगर हमें कॉमन सेंस से उत्तर देना हो तो हमें धनात्मक वाली वैल्यू को ही क्या करना है, प्रेफरेंस देना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, अगर आप वैसे काउंट करते तो 3 उत्तर कहीं 3 नहीं मिलता, क्लियर है। अब देखें इस अभिक्रिया के बारे में हमें कुछ पता नहीं है कि अभिक्रिया सरल है या जटिल है। अभिक्रिया की कोटि क्या, उत्तर क्या था, नॉट प्रेडिक्टेबल। अब देखें अणु संख्यता में भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमने 2 टाइप की रिएक्शन पढ़ी है, एक सरल अभिक्रिया और एक कौन सी, जटिल अभिक्रिया। सरल अभिक्रिया जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, और जटिल अभिक्रिया जो एक से अधिक स्टेप के अंदर कंप्लीट हो। लेकिन जब जटिल अभिक्रिया की बात होती है तो जटिल अभिक्रिया में एक से अधिक पद बनते हैं, और प्रत्येक पद की अणु संख्यता जो होती है वो अलग अलग काउंट होती है, ठीक है। प्रत्येक पद की अणु संख्यता क्या होती है, अलग अलग काउंट होती है। तो पूरी अभिक्रिया में फिर इन तीनों, मान लो किसी अभिक्रिया में 3 स्टेप है और तीनों की अणु संख्यता अलग अलग आ रही है, तो उनमें से कौन सी अणु संख्यता को हम सही मानेंगे। तो हमें पता है कि जो हम वेग के लिए कॉन्सेप्ट लगा रहे थे कि अभिक्रिया का वेग है वो सबसे स्लो स्टेप से निकाला जाता है, तो आपको सबसे स्लो स्टेप के अंदर ये देखना है कि स्लो स्टेप के अंदर कितने मॉलिक्यूल है वो भाग ले रहे हैं, वही अभिक्रिया की क्या कहलाएगी, अणु संख्यता कहलाएगी, वही अभिक्रिया की क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। क्योंकि एक सरल अभिक्रिया होती है, एक प्राथमिक अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया की अणु संख्यता और कोटि दोनों एक ही चीज होती है, यानी कह दूं बराबर होती है, इक्वल होती है। कब, जब अभिक्रिया क्या हो, प्राथमिक। इसका मतलब इस अभिक्रिया के बारे में हमें पता नहीं कि अभिक्रिया सरल है या जटिल है। अब सरल जटिल का पता नहीं है तो हम अणु संख्यता भी काउंट नहीं कर सकते कि अणु संख्यता 2 और 1 3, हम उत्तर 3 नहीं कर सकते। उत्तर इसका भी क्या रहेगा, अणु संख्यता का भी उत्तर इस अभिक्रिया के लिए क्या रहेगा, नॉट प्रेडिक्टेबल रहेगा।
ज्ञात नहीं कर सकते। अगर मुझे ये कह देता ये अभिक्रिया सरल है तो मैं अणु संकेता भी निकाल लेता और कोटि भी निकाल लेता। अगर ये कहता अभिक्रिया जटिल है तो मैं वो प्रत्येक स्टेप की अणु संकेता अलग अलग निकालता, लेकिन जब से जो स्लो स्टेप होता उस स्लो स्टेप की मैं अणु संकेता देखता, केवल वो अभिक्रिया की अणु संकेता कहलाती। तो पहले का उत्तर वही रहेगा जो अभिक्रिया की कोटि का उत्तर था। तो इसकी अणु संकेता अगर पूछता तो भी उत्तर क्या था, नॉट प्रेडिक्टेबल। दूसरा है कि प्राथमिक अभिक्रिया है, अभी बताया कि प्राथमिक अभिक्रिया की कोटि और अणु संकेता दोनों बराबर होती है हमेशा। तो अभिक्रिया की कोटि का जो उत्तर होगा वही अणु संकेता का उत्तर है। ठीक है, ध्यान दें, मैं इन्हीं सभी क्वेश्चन को अभिक्रिया की कोटि वाले जो 4 क्वेश्चन हैं उनको तब्दील कर दिया किसके अंदर, हमने अभिक्रिया की अणु संकेता पूछने के अंदर। ठीक है, तीसरा है कि अभिक्रिया कौन सी है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया कोटि न पूछ कर क्या पूछ रहा हूं मैं, अभिक्रिया की अणु संकेता पूछ रहा हूं। अब अभी हमने बताया कि जटिल अभिक्रिया है तो हमें स्टेप दिए होने चाहिए थे, और स्टेप में से मैं कौन सा स्टेप छांटता, वहां से सबसे स्लो स्टेप था उसको अभिक्रिया के अंदर मैं इन्वॉल्व करता, वेग समीकरण के अंदर भी, अभिक्रिया कोटि ज्ञात करने में भी और अणु संकेता ज्ञात करने में, तीनों के अंदर ज्ञात करता। उत्तर ये भी रह गया, नॉट प्रेडिक्टेबल, ज्ञात नहीं कर सकते। चौथा क्वेश्चन है a+2b से उत्पाद के लिए वेग समीकरण दे रखी है, वेग समीकरण दी है तो अभिक्रिया की एक कोटि क्या होगी। अब देखें, इस अभिक्रिया के लिए a+2b से उत्पाद के लिए वेग समीकरण दे दी, वेग समीकरण से मैं अभिक्रिया की कोटि का तो निर्धारण कर पा रहा हूं, लेकिन अणु संकेता का मुझे अभी भी पता नहीं चल पा रहा है कि अणु संकेता क्या होगी इसकी, क्योंकि वेग समीकरण कभी अभिक्रिया के अणु संकेता को नहीं बताता। क्योंकि अणु संकेता तो कैसे पता चलेगी अभिक्रिया प्राथमिक है या फिर अभिक्रिया जटिल है, जटिल होगी तो हम स्टेप से देखेंगे भी सबसे स्लो स्टेप कौन सा है, ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब देखें, वेग समीकरण दिए, वेग समीकरण से हम थोड़ा सा अगर आइडिया लगाएं तो देखें a के ऊपर पावर कितनी, 2 यानी 2a एक तरह से, b के ऊपर पावर कितनी, 1b टोटल मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये जो वेग समीकरण बनाई गई थी, ये वेग समीकरण इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के किसी स्टेप से बनाई गई थी, और उस स्टेप के अंदर कुछ इस टाइप से अभिक्रिया थी, इसको देखकर बनाया मैंने इस अभिक्रिया को, और इस अभिक्रिया को एक सरल अभिक्रिया मानते हैं हम, क्योंकि जब से स्लो स्टेप होता है वो अभिक्रिया का एक सिंपल अभिक्रिया होती है, जो स्लो स्टेप होता है वो। ठीक है, तो 2a + 1b टोटल कितने, 3, इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन अणु संकेता पर ही था, अगर पांचवा क्वेश्चन अभिक्रिया की कोटि का होता तो नॉट प्रेडिक्टेबल उत्तर होता। ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये बनता नॉट प्रेडिक्टेबल का। ये 4 ऐसे नहीं आते कभी भी। क्यों नहीं आते, क्योंकि इस अभिक्रिया के बारे में हमें कुछ पता नहीं है कि अभिक्रिया सरल है या फिर जटिल है, तो ऐसे ऑप्शन 4 नहीं आते अगर इस क्वेश्चन के अंदर अभिक्रिया कोटि को पूछा जाता तो। लेकिन अणु संकेता पूछी है तो अणु संकेता भी हम ज्ञात नहीं कर पाते, लेकिन यहां ये क्वेश्चन कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, आपको बताया था कि कॉमन सेंस का मतलब, अभी हमने अंतर में ये बात पढ़ी थी कि ये ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये भिन्नात्मक नहीं हो सकती, ये शून्य नहीं हो सकती, तो ऑप्शन बचा क्या है, एक धनात्मक का बचा। हमें चारों में से किसी को एक को टिक करना है, तो ऑप्शन उत्तर हमारा ये हो गया। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने जो अणु संकेता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर क्या है और उस पर किस टाइप के कंपटीशन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण, समाकलन वेग समीकरण, फिर सांद्रता समय के बीच ग्राफ और उसका अर्ध आयुकाल कैसे ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। आज के लिए इतना ही, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।